हेलो, वेलकम, जय हिंद दोस्तों। राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 26 आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के बारे में। लेवल 1 में भी दे रखा है, लेवल 2 में भी दे रखा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपके ऊर्जा के जो परंपरागत साधन और गैर परंपरागत जो साधन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, विशेष तौर पे जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, इनसे संबंधित कौन कौन से प्लांट कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, कौन कौन सी उनमें विशेषता है, सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। बहुत डिटेल से आप इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा, राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। तो ऊर्जा के जो संसाधन हैं इनको मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। कौन कौन से भाग है? एक तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है और एक ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन है। तो दोनों को समझेंगे, परंपरागत संसाधन क्या होते हैं और गैर परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। बहुत ही डिटेल से इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में। देखिएगा, सबसे पहले ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों को देख लेते हैं। तो देखो, ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन होते हैं, किसे कहा जाता है परंपरागत संसाधन? वह ऊर्जा के संसाधन जिनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। एक ही बार, जैसे मान लीजिए आपने एक बार उसका प्रयोग कर लिया तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो उसमें आपने डीजल वगैरह या फिर पेट्रोल, ये चीज़ें आप उसमें डलवाते हो साथियों, जिससे वो गाड़ी चलती है। अब आपने जितना डीजल या पेट्रोल डलवाया है उसका यूज़ करने के बाद में दोबारा से आपको उसमें डीजल और पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत पड़ेगी नया, ठीक है। जो उसमें ख़त्म हो गया है उसका दोबारा से आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे संसाधनों को ही क्या कहा जाता है? परंपरागत संसाधन कहते हैं। देखिए, परंपरागत का मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, एक तरह से ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पर जो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं इनको अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? वह संसाधन जिनका नवीकरण नहीं कर सकते हो आप, उनको क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय, मतलब जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। एक बार नष्ट होने के बाद उसको दोबारा आप नहीं बना सकते हो। देखिएगा, एक बार उपयोग करने के बाद ये क्या हो जाते हैं साथियों? नष्ट हो जाते हैं और इनके भंडार भी सीमित मात्रा में हैं। पृथ्वी में जैसे हमें जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, इनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है, ये जो भंडार है इनके, ये कैसे है? सीमित है। सीमित कैसे है? जैसे मान लीजिए कि अभी तापीय ऊर्जा की बात करें तो आप कोयले का प्रयोग कर रहे हो इसमें, ठीक है। अब कोयला आपने पृथ्वी में से निकाल लिया, निकाल के उसका दोहन कर लिया, तो आप उसका दोबारा से यूज नहीं कर पाओगे साथियों। और जहाँ से आपने कोयला निकाल लिया वहाँ जितनी मात्रा में है वो टोटल निकालने के बाद में वहाँ पर कोयला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अतः इनके भंडार भी कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। डायरेक्टली एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, इनमें से कौन सा ऊर्जा का संसाधन परंपरागत है या कौन सा गैर परंपरागत है, या कौन सा अनवीकरणीय है या कौन सा नवीकरणीय है। तो अभी तो हम परंपरागत या अनवीकरणीय को देख रहे हैं। तो देखो, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और आणविक ऊर्जा, मुख्य रूप से इन तीनों ही संसाधनों को परंपरागत संसाधन या अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत रखते हैं। अब जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और जो आणविक ऊर्जा है, इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे साथियों। तो चलिए अब ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों को देखेंगे, फिर उसके बाद में इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों पे आते हैं। देखिएगा, क्या होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन? तो वह ऊर्जा के संसाधन जिनका प्रयोग एक से अधिक बार अथवा बार बार किया जा सकता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। इनको नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। देखो, अभी हमने जो परंपरागत संसाधन पढ़े थे उनको क्या कहा गया था? अनवीकरणीय। और जो गैर परंपरागत संसाधन है इनको क्या कहा जाएगा? नवीकरणीय। मतलब इनको आप वापस दोबारा बना सकते हो और इनका प्रयोग आप एक से अधिक बार
कर सकते हो। ठीक है, बार बार इनका प्रयोग आप कर सकते हो साथियों। तो ऐसे संसाधन ही ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। आगे हम देखें तो एक बार उपयोग करने के बाद ये नष्ट नहीं होते हैं, जबकि हमने परंपरागत में क्या पढ़ा था? परंपरागत में हमने देखा था कि एक बार यदि आप इसका उपयोग कर लेते हो तो ये क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जबकि गैर परंपरागत नष्ट नहीं होते हैं। हमने परंपरागत में देखा था कि इनके भंडार कैसे थे साथियों? सीमित थे। जबकि जो गैर परंपरागत है इनके भंडार कैसे है? असीमित है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके सौर ऊर्जा है, आपके पवन ऊर्जा है, आपके बायोमास है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोडीजल ऊर्जा है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपके डायरेक्टली जो प्रश्न बनता है कि कौन सा परंपरागत है और कौन सा आपके गैर परंपरागत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हो भूतापीय ऊर्जा और ऊपर हमने पढ़ा था तापीय ऊर्जा, दोनों अलग अलग है साथियों। तापीय ऊर्जा में तापीय ऊर्जा को किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? परंपरागत के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जिनका उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। जबकि भूतापीय ऊर्जा को गैर परंपरागत में सम्मिलित करते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब भूमि से ताप, ठीक है, भूमि से ताप तो किस में आएगा? गैर परंपरागत में। और सिर्फ तापीय अगर आ जाता है तो वो किस में आएगा साथियों? परंपरागत संसाधनों में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों को। ऊपर हमने देखा था जल विद्युत ऊर्जा को, फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा था तापीय ऊर्जा को, फिर तीसरे नंबर पर हमने देखा था साथियों आणविक ऊर्जा को। ठीक है, ये तीनों प्रकार ऊपर हमने देख लिए थे आणविक। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं इनको पहले पढ़ेंगे, फिर ये जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों को डिटेल से स्टडी। देखो सबसे पहले कौन सा हम पढ़ रहे हैं? जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि भाई जिस ऊर्जा का निर्माण किससे किया जाएगा? जल से किया जाएगा। जिस विद्युत का निर्माण जल से किया जाएगा वही क्या कहलाएगी? जल विद्युत ऊर्जा। तो राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा से 10.12% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये आपको प्रतिशत याद रखना है। राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा से कितनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? 10.12% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखो राजस्थान में 3 प्रकार की जल विद्युत परियोजना है। कौन कौन सी? राजस्थान की स्वतंत्र या स्वयं की जल विद्युत परियोजनाएं, राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ साझा परियोजनाएं और केंद्रीय जल विद्युत परियोजना। ये 3 प्रकार की जल विद्युत परियोजना राजस्थान में चलती है साथियों। देखो पहला प्रकार कौन सा है? स्वतंत्र या स्वयं की जल विद्युत परियोजना। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होता है? सिर्फ राजस्थान का अधिकार होता है। 100% भागीदारी किसकी होती है? राजस्थान की होती है। किसी दूसरे राज्य से इसका कोई संबंध नहीं होता है। जो दूसरा प्रकार है अन्य राज्यों के साथ साझा परियोजनाएं। देखो अन्य राज्यों के साथ, जैसे आपके जो राजस्थान का मैप है इससे आपके गुजरात मिला हुआ है, मध्य प्रदेश मिला हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश मिला हुआ है, पंजाब मिला हुआ है, हरियाणा मिला हुआ है। तो ये जो 5 राज्य जुड़ रहे हैं साथियों, बिल्कुल राजस्थान के टच है ये 5 राज्य। और इधर आपके पाकिस्तान जुड़ रहा है। तो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इन 5 राज्यों के साथ में, इन 5 राज्यों के साथ में जो संयुक्त रूप से जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो दूसरे नंबर की जल विद्युत परियोजना में आएगी। राज्य की अन्य राज्यों मतलब राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ साझा परियोजनाएं। और जिन परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में चलाया जाता है वो परियोजना किस में आएगी? केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं में। तो तीनों क्लियर है, तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्र परियोजनाएं कौन सी है, अन्य राज्यों के साथ साझा परियोजनाएं कौन सी है और केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी है। तो ये आपके जल विद्युत परियोजना हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ। इसके बाद तापीय ऊर्जा भी पढ़ेंगे और आणविक ऊर्जा भी पढ़ेंगे। अभी तक मैटर सभी क्लियर है सभी के? कोई चीज कहीं पर भी डाउट वाली नहीं रहनी चाहिए। देखिएगा हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले राजस्थान की स्वतंत्र अथवा स्वयं की जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। एक तो जाखम परियोजना है और एक अनास परियोजना है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है और अनास परियोजना अनास नदी पर। क्योंकि जल से विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है तो उस विद्युत का उत्पादन जल से किया जा रहा है, इसीलिए तो उसको जल विद्युत परियोजना कहेंगे। तो भाई जल कहाँ रहेगा? नदियों में।
नदियों पर बांध बना दिए जाते हैं, वहाँ टरबाइन लगा करके उनको घुमाया जाता है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है साथियों। तो ये जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आ जाता है। देखो जो जाखम परियोजना जाखम नदी पर है, ये प्रतापगढ़ में है, और जो अनास परियोजना अनास नदी पर है, ये आपके बांसवाड़ा जिले में है। क्लियर है ये दोनों सभी के? तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है कि राजस्थान की स्वतंत्र जल विद्युत परियोजना कितनी पड़ी हमने? दो, जाखम परियोजना और अनास परियोजना। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना है, अनास नदी पर बांसवाड़ा में अनास परियोजना है। अब अन्य राज्यों के साथ में कौन कौन सी जल परियोजनाएं, लिख लेना है हर एक चीज को। देखो वैसे तो मैं हर एक फैक्ट को अच्छी तरह से चेक करके ही आपके सामने लाता हूँ, लेकिन बाय चांस किताबों में मिस प्रिंट कभी कभी हो जाता है, बाय चांस होता है। सो अगर आपको फैक्ट लिखाता हूँ तो 99 फैक्ट आपके बिल्कुल सही रहते हैं साथियों, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किताब में कोई मिस्टेक होती है, तो आप नीचे आपको कोई चीज़ लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, हालांकि आपको कोई चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ाई जाएगी। देखो दूसरे नंबर पे है जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ साझा परियोजना, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके भाखड़ा नांगल परियोजना। साथियों ये जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, और इसमें 3 राज्य मिले हुए हैं। कितने राज्यों की ये परियोजना है? 3 राज्यों की। एक तो राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की। देखो इसमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है इस परियोजना से, उसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.52%। जैसे मान लीजिए कि अगर 1552 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, तो 155, ठीक है, 15.52 का मतलब क्या हुआ? 155.2, इतने मेगावाट बिजली किसको मिलेगी? राजस्थान को मिलेगी। मतलब 15.52% जो बिजली है उसमें किसका हिस्सा है? राजस्थान का हिस्सा है। कौन सी परियोजना की बात है? ये भाखड़ा नांगल परियोजना की। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। किन किन राज्यों के बीच में संयुक्त परियोजनाएं हैं? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में। दूसरी जो जल विद्युत परियोजना अन्य राज्यों के साथ है वो है आपके व्यास परियोजना। तो साथियों व्यास परियोजना कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर ही स्थित है, और यह भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जल विद्युत परियोजना अभी हम पढ़ रहे हैं, तो 2 परियोजना कौन कौन सी देखी? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की हिस्सेदारी है। राजस्थान का हिस्सा 15.52% है। जबकि जो व्यास परियोजना है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, उसी प्रकार व्यास परियोजना आपके किस नदी पर है? व्यास नदी पर। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच में इसमें हिस्सेदारी है, और जो व्यास परियोजना है इसमें भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, मतलब दोनों में ही आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों की साझेदारी है। किस किस परियोजना में? भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना में। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर की जल विद्युत परियोजना की तरफ। तो तीसरे नंबर पे आता है आपके चंबल नदी घाटी परियोजना। नाम ही क्या है? चंबल नदी घाटी। मतलब यह कौन सी नदी पर स्थित रहेगी? चंबल नदी पर। जब हमने नदियों वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर के गुजरती है, और यह चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है साथियों। जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश में इसका जो जहाँ से ये निकलती है, ठीक है, जहाँ से ये निकलती है, एमपी से ये निकलती है, एमपी से राजस्थान में बहती बहती इधर यमुना में मिल जाती है। तो एमपी प्लस राजस्थान में ये बह रही है यहाँ पर। अब देखो एमपी प्लस राजस्थान में बह रही है, तो इसमें जो जल विद्युत परियोजना है इसमें बनाई गई है, चंबल नदी पर बनाई गई है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और एमपी की ये संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इस नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। ये बांध मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे। तो कौन कौन से बांध बनाए हैं? एक तो गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध और एक कोटा बैराज बांध। ये चारों ही जो बांध हैं ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं साथियों, इन चारों बांधों में से सिर्फ एक बांध आपके कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, तीनों ही बांध आपके राजस्थान में स्थित है, और जो गांधी सागर बांध है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, चारों ही बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। अब कहाँ कहाँ पर है? तो गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है जो राजस्थान में है।
जवाहर सागर बांध बोरवास नामक स्थान है कोटा में, वहाँ पर पड़ता है और ये भी राजस्थान में है। और कोटा बैराज बांध कोटा में है जो आपके राजस्थान में है साथियों। तो आपको बताऊं कि इन 4 बांधों में से 3 बांधों में, ठीक है, गांधी सागर में, राणा प्रताप सागर में और जवाहर सागर में, इन 3 जगहों पर जल से विद्युत का निर्माण किया जाता है। कितनी जगहों पर? 3 जगहों पर। और जबकि जो आपके कोटा बैराज है इसमें विद्युत का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि इसका जो पानी है, कोटा बैराज का जो पानी है, इसका प्रयोग पेयजल, पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता है। तो जो चंबल नदी पर 4 बांध है, इसमें से कितने बांधों पर विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है? तो भाई 3 बांधों पर जल विद्युत का उत्पादन होता है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। राजस्थान में स्थित चंबल नदी पर कितने बांधों पर विद्युत का उत्पादन होता है? तो 2 बांधों पर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। और कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इसमें इसका जो पानी है वो पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है। हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें जितना भी विद्युत का उत्पादन होता है उसमें से मध्य प्रदेश का भी 50% होता है और राजस्थान का भी 50-50, मतलब 50-50% पार्टनरशिप किस किस राज्य की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। किस परियोजना में? चंबल विद्युत जल परियोजना में साथियों, ठीक है। जो आपके चंबल नदी घाटी परियोजना है, इसमें जितने भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की हिस्सेदारी 50-50% है, 50-50, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी जल विद्युत परियोजना जो आती है आपके, वो है साथियों माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? माही बजाज सागर परियोजना। नाम ही क्या है? माही बजाज सागर, मतलब माही नदी पर ये परियोजना स्थित है। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। आपको जब मैंने माही नदी के बारे में पढ़ाया था तो कहा था कि ये दक्षिणी राजस्थान में बहती है साथियों ये नदी, और ये आपके राजस्थान में भी बहती है, एमपी में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है माही नदी। देखो, इसमें जो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसमें राजस्थान और गुजरात की ही पार्टनरशिप है, मध्य प्रदेश की पार्टनरशिप नहीं है। राजस्थान की 45% पार्टनरशिप है और गुजरात की 55% पार्टनरशिप है। कई जगह 2-3 किताबों में मुझे 50-50 भी इनकी पार्टनरशिप मिली है, लेकिन सही तरीके से जब मैंने देखा तो 45-55 इसका सही उत्तर था। किसका? माही बजाज सागर परियोजना में जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें हिस्सेदारी राजस्थान की कितनी है? 45%, और गुजरात की कितनी है? 55%। जो माही बजाज सागर परियोजना में जो बांध बनाए गए हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, तो देखो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो एक तो आपके माही बजाज सागर बांध बना गया है जो आपके बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। कडाना बांध बनाया गया है जो आपके गुजरात में है। कागदी पिका बांध बनाया गया है जो आपके बांसवाड़ा जिले में है। मतलब ये तीनों ही बांध है साथियों जहां से विद्युत का उत्पादन होता है, और इसमें राजस्थान 45% हिस्सेदारी रखता है और गुजरात 55% हिस्सेदारी रखता है। तो ये कौन सी परियोजना है? आपके माही बजाज सागर बांध, सॉरी माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें आती है केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं में, इसका बिल्कुल सही तरीके से आंकड़े इसके नहीं मिल पाए हैं, तो ये टॉपिक मैं आपको लास्ट में अलग से, जो ये टॉपिक पूरा होगा तो वहां पर मैं बता दूंगा साथियों। अब ये तो जल विद्युत परियोजना हमने पढ़ी है। देखो, जल विद्युत परियोजना मतलब जहां जिन परियोजनाओं से जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है वो चीजें तो हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे तापीय ऊर्जा के बारे में कि तापीय ऊर्जा क्या होती है, इससे बिजली का उत्पादन कैसे होता है और कहाँ कहाँ पर ये लगाए गए हैं, इसके जो केंद्र है कहाँ कहाँ पर इसके प्लांट लगाए गए हैं, अब वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तापीय ऊर्जा की अगर हम बात करें, अभी हम ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों को पढ़ रहे हैं। अभी परंपरागत संसाधनों को पढ़ रहे हैं जिनका उपयोग एक बार करने के बाद दूसरी बार आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते हो साथियों। तो तापीय ऊर्जा की बात करेंगे। देखिएगा, तापीय ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो कोयले, तेल या गैस पर आधारित है। वह ऊर्जा जो किस पर आधारित है? कोयलों पर, तेल पर या गैस पर आधारित है। ऐसी ऊर्जा को तापीय ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। साथियों, जब हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, राजस्थान के जो खनिज पढ़े थे, तो मैंने कोयले के बारे में भी आपको पढ़ाया था कि कोयले की 4 किस्म होती है। कौन कौन सी? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ABLP। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इसमें जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है राजस्थान में सिर्फ यही पाया जाता है।
तो मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, अगर राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का ही कोयला पाया जाता है, इसका ही उत्पादन किया जाता है, तो जो कोयले पर आधारित जो प्लांट लगाए जाते हैं साथियों, जो थर्मल पावर प्लांट लगाए जाते हैं कोयले पर आधारित है, तो राजस्थान में अगर कहीं कोयला निकल रहा है तो वो बाहर से उसको आयात क्यों करेगा? अगर जरूरत नहीं पड़ी तो बाहर से आयात क्यों करेगा? क्योंकि यहीं पर कोयला निकल रहा है। कैसे प्रकार का निकलता है यहाँ पर? लिग्नाइट प्रकार का। मतलब राजस्थान में जो कोयले के जो पावर प्लांट है साथियों, जो तापीय ऊर्जा के अंतर्गत जो कोयले के पावर प्लांट है, उसमें किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? लिग्नाइट आधारित कोयले का प्रयोग किया जाता है। लगभग लगभग जितने भी पावर प्लांट है, कुछ एक अपवादों को छोड़ करके सभी जगह लिग्नाइट प्रकार के कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सभी के ये? तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से होता है। लगभग कितना प्रतिशत? 56% विद्युत का जो उत्पादन होता है राजस्थान में, वो कोयले पर आधारित जो तापीय ऊर्जा है। भाई तापीय ऊर्जा में क्या क्या चीजें आती है? एक तो कोयले से लाइट का निर्माण करना, लाइट मतलब बिजली का निर्माण करना, एक गैस से बिजली का निर्माण करना साथियों, तेल से बिजली का निर्माण करना। तो देखो तेल से तो क्या गैस से किया जाता है और कोयले से किया जाता है मुख्य रूप से। तो इनसे जो बिजली बनती है वो टोटल बिजली का कितना प्रतिशत है? 56% है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर से, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किससे किया जाता है? तो साथियों तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है बिजली का। लेकिन तापीय ऊर्जा में भी गैस से या कोयले से? तो आपका उत्तर रहेगा कोयले से। देखो आगे बढ़ें तो राजस्थान में अधिकांश जो तापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। मैंने अभी आपको बताया था कि लिग्नाइट कोयले पर आधारित आधारित ज़्यादा पावर प्लांट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकलता है? लिग्नाइट किस्म का कोयला निकलता है। राजस्थान में कोयले पर आधारित तापीय परियोजनाएं 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने जो जल विद्युत परियोजना देखी थी, उनको भी कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था साथियों। उसी प्रकार आपके जो तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग है? तो देखिएगा, आपके जो कोयले पर आधारित तापीय परियोजनाएं हैं, ये 3 प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और एक सिर्फ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तीनों के नाम देख लीजिए। यहाँ सिर्फ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यहाँ एक शब्द आगे लग गया सुपर थर्मल, दो बार थर्मल टाइप हो गया, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और यहाँ पर क्या है? सुपर के अलावा भी एक और शब्द लग गया, क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो जहाँ पर नॉर्मली कोयले से कम बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं। जहां पर अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं। और जहां पर बहुत ही क्रिटिकल स्थिति होती है, कोयले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हजारों मेगावाट या इससे भी ऊपर, 1000 मेगावाट से भी ऊपर साथियों, जहां पर एक इकाई का उत्पादन 500 मेगावाट से अधिक हो, वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो सुपर राजस्थान में कौन कौन से सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? राजस्थान में कौन कौन से सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? और राजस्थान में कौन कौन से थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? एक एक को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ये सिर्फ कोयले पर आधारित तापीय परियोजनाएं हैं, अभी गैस पर आधारित तापीय परियोजना भी देखेंगे इस वीडियो में साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, इनको देख लेते हैं। तो बात करेंगे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिएगा मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर एक इकाई का उत्पादन 500 मेगावाट से अधिक हो जाता है, तो उसको सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है साथियों? क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? गंभीर, बिल्कुल ठीक है, गंभीर श्रेणी में वहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, डेंजर, खतरा, एकदम डेंजर जोन वो होता है साथियों। तो राजस्थान के प्रमुख सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कहाँ पर है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट? देखो क्रिटिकल एक तो रहेगा आपके सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट,
एक प्रकार है सुपर थर्मल पावर प्लांट और एक प्रकार है सिर्फ थर्मल पावर प्लांट। तो पहले अभी हम क्या देख रहे हैं, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांटों के बारे में। तो पहला जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो है आपके सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पर है साथियों, गंगानगर में। इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ भी कहते हैं। किसको, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ भी कहते हैं। आपको बता, तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है, गंगानगर में स्थित है। पहली चीज़ तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया कि भाई सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों, गंगानगर रहेगा। क्लियर है, ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ भी कहते हैं। अब देखो, जो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है इसको किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक तीर्थ। क्या कहा जाता है, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ इसको कहा जाता है साथियों। तो बिल्कुल एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। देखो, धार्मिक दृष्टि से नहीं कहा जाता है बल्कि विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का आधुनिक तीर्थ किसको कहते हैं, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को। ये जो है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि नाम तो क्या है, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। साथियों, ये आपके प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, न कि प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। देखो, ये क्रिटिकल है लेकिन प्रथम नहीं है, ये सिर्फ सुपर थर्मल पावर प्लांट है प्रथम। क्रिटिकल अगर शब्द आ जाता है, अगर प्रश्न पूछ लिया कि भाई राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो फिर सूरतगढ़ आपका उत्तर नहीं रहेगा। फिर आपके अभी दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये आपके राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट रहेगा। तो दोनों में बिल्कुल आपको अच्छी तरह से अंतर याद होना चाहिए। प्रश्न क्या पूछेगा कि भाई राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो सूरतगढ़ सही रहेगा। लेकिन राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट पूछ ले, यहाँ क्रिटिकल शब्द भी बीच में आ जाता है, तो फिर छबड़ा जो 12 जिले में है साथियों, 12 जिला वही है जो आपके हड़ौती में पड़ता है ना, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, तो वही 12 जिला है जहाँ पर अभी हम दूसरे नंबर पे जो आपके सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है छबड़ा में, दूसरे नंबर पर उसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। पहले नंबर पर जो आपके सूरतगढ़ है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, इसमें क्या क्या याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है, गंगानगर में। क्या कहा जाता है, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ कहा जाता है। और है तो ये सुपर क्रिटिकल, लेकिन प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, क्रिटिकल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे नंबर पे जो आपके क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आता है वो है आपके छबड़ा वाला। क्या नाम है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में सिर्फ थर्मल पावर प्लांटों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कहाँ पर स्थित है, ये 12 जिले में स्थित है। ऊपर ही मैंने जब हमने पहला सूरतगढ़ वाला पढ़ा था, गंगानगर वाला, उसी में मैंने आपको ये बात बता दी थी। देखो, यह राज्य का मतलब राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट है। ये पॉइंट भी मैंने ऊपर ही आपको नोट करवा दिया था। यह राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों ये। और वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो परियोजना है, किसका उत्पादन, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों, पता रहा कि नहीं रहा, तो हम तापीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। तो तापीय ऊर्जा सर्वाधिक आपके राजस्थान में किस पावर प्लांट से आती है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से आती है, जो 12 जिले में स्थित है, जो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट भी है, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, सबसे बड़ा, क्रिटिकल नहीं, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। और वर्तमान में साथियों सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो परियोजना है ये भी इसी के अंतर्गत ही आती है। क्लियर है सभी के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान का सबसे प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो आंसर है सूरतगढ़। राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो आंसर है छबड़ा। राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो आंसर है छबड़ा।
और राज्य में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली तापीय ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो परियोजना है वो भी कौन सी है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है साथियों। क्लियर है सभी के ये भी। चलिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आपके तीसरे नंबर पे आता है काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। काली सिंध नदी हमने पढ़ी थी, कहाँ पर पढ़ी है, झालावाड़ जिले में पढ़ी है काली सिंध नदी को। तो ये जो काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट है, ये भी कहाँ पर स्थित है साथियों, आपके झालावाड़ में ही स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम प्लांट है जो सीधे ही क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, काली सिंध के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है कि सीधे ही क्या बना दिया गया था इसको, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। मतलब इसको पावर प्लांट नहीं बनाया, ना ही थर्मल सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया, बल्कि सीधे ही क्रिटिकल जोन में रख दिया था साथियों। किसको, काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को, जो कि झालावाड़ जिले में आपके स्थित है। क्लियर है सभी के ये भी। चलिए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर पे जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आता है वो है आपके बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जो कि आपके बांसवाड़ा में स्थित है। ये तो नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस ऊर्जा से है, तो इसका संबंध आपके तापीय ऊर्जा से, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यूं नहीं पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, ये तो फिर उसी में आंसर रहेगा आपके। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है किस ऊर्जा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध तापीय ऊर्जा से है साथियों। है आगे हम देखेंगे सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। हमने सुपर क्रिटिकल तो पढ़ लिया, अब सिर्फ सुपर क्रिटिकल शब्द हट गया है। तो देखो जो राजस्थान के प्रमुख सुपर थर्मल पावर प्लांट है उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो पहला कौन सा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि क्रिटिकल भी है और सुपर थर्मल भी है साथियों। और ये भी कहाँ पर है, गंगानगर में, जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, गंगानगर में ही ये आधारित, गंगानगर में ये स्थित है। और ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। लिग्नाइट कोयला मैंने आपको पढ़ाया था ना कि राजस्थान में जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट साथियों, ये कोयले पर आधारित अगर ये है, भाई गैस पर आधारित है तो फिर लिग्नाइट की तो बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर ये गैस पर आधारित नहीं है, ये कोयले पर आधारित है, तो कोयले का कौन सा प्रकार यूज होगा, उसमें लिग्नाइट कोयला यूज होगा। जितने भी हमने पावर प्लांट अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिटिकल पढ़ रहे हैं या फिर सुपर थर्मल पढ़ रहे हैं, तो ये सभी लिग्नाइट कोयले पर ही आधारित सारे पावर प्लांट है साथियों। कहाँ पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में। दूसरे नंबर पे आता है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन से जिले में स्थित है, कोटा जिले में स्थित है। तो ये तो पूछेगा नहीं आपसे कि भाई कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, क्योंकि आपको ये तो पता रहेगा कि कोटा जिले में है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसका संबंध किस ऊर्जा से है, तो इसका संबंध किससे है, तापीय ऊर्जा से है। किस ऊर्जा से है साथियों, तापीय ऊर्जा से है। लेकिन इम्पोर्टेंट भी बात क्या है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये लिग्नाइट नहीं बल्कि बिटुमिनस कोयले पर आधारित है साथियों। किस पर आधारित है, बिटुमिनस कोयले पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये इसकी, क्योंकि अधिकतर जो पावर प्लांट है वो किस पर, मैंने क्या कहा था, कोई कोई अपवादों को छोड़कर सारे पावर प्लांट लिग्नाइट कोयले पर आधारित रहेंगे। लेकिन कोटा वाला कौन से कोयले पर आधारित है, बिटुमिनस कोयले पर आधारित है। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है साथियों ये, प्रथम, राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो आपके जो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये है राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है। और 1240 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कितना किया जाता है, 1240 मेगावाट बिजली का उत्पादन कुल है, ये कुल उत्पादन एक इकाई का नहीं है। एक इकाई का अगर 500 से अधिक है तो वो तो क्रिटिकल जोन में आ जाता है। लेकिन यहाँ की जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सभी इकाइयों से 1240 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कौन से कोयले का प्रयोग किया जाता है, बिटुमिनस, ठीक है। और प्रथम थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान का, कौन सा, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कहाँ पर स्थित है, कोटा में। अभी हमने क्रिटिकल पावर प्लांट तो पढ़ लिए, अब सिर्फ सुपर थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं साथियों। तो 2-3 चीज़ें तो याद हो गई होगी आपको। कौन कौन सी याद हुई, देखो
अगर पहला क्रिटिकल पूछे तो क्रिटिकल छबड़ा रहेगा आपके, ठीक है। पहला क्रिटिकल पूछे तो क्रिटिकल कौन सा रहेगा, प्रथम छबड़ा रहेगा। पहला सुपर पूछे तो पहला सुपर, सपो नहीं सुपर, पहला सुपर पूछे तो सुपर कौन सा रहेगा, सूरतगढ़ रहेगा। और पहला थर्मल पावर प्लांट पूछे तो प्रथम थर्मल पावर प्लांट कोटा रहेगा साथियों। तीनों को याद कर लिया सभी ने? कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों चीजें मैंने बताई है। पहला थर्मल पावर प्लांट कोटा, पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट आपके कौन सा है साथियों, सूरतगढ़। सुपर की बात करें तो सुपर सूरतगढ़ है, सुपर सूरतगढ़ है, इतना याद रख लेना। और क्रिटिकल कौन सा है आपके, छबड़ा है। तीनों का ही प्रथम मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। देखो सुपर तो कौन सा है, सूरतगढ़, क्रिटिकल छबड़ा है, और प्रथम पावर प्लांट आपके कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट भी वही जो आपके क्रिटिकल में भी पड़ा था, ये 12 जिले में स्थित है, ठीक है। वो छबड़ा वाला वो 12 एक ही रहेगा, वो अलग तो रहेगा नहीं। चलिए चौथे नंबर पे देखेंगे काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट। साथियों ये हमने किस में भी पढ़ा था, ये हमने क्रिटिकल में भी पढ़ा था। ये कहाँ पर है आपके, झालावाड़ जिले में स्थित है। और देखिएगा 5वें नंबर पे जो आता है आपके वो है कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि 12 जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, डायरेक्टली पूछ लिया कि जो कवई पावर परियोजना है ये किस जिले से संबंधित है, तो ये आपके 12 जिले से संबंधित है साथियों। 1320 मेगावाट बिजली का कुल उत्पादन यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर पे है आपके भदेसर सुपर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा, भदेसर, जिसको भादेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भादेसर भी कहा जाता है। ये आपके कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये कहाँ पर है, बाड़मेर में पड़ता है साथियों। देखिएगा ये जो आपके भदेसर सुपर थर्मल पावर प्लांट है या भादेसर सुपर पावर प्लांट है, ये भी आपके लिग्नाइट कोयले पर ही आधारित है। कौन सा है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। और जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। किसका, जर्मनी के सहयोग से आपके भादेसर सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे देखेंगे तो दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। और यहाँ पर भी 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना वो यही पूछे जाएंगे कि कौन सा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है। ये चीज़ आपको विशेष तौर पे इनमें याद रखनी ही पड़ेगी कि दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा जिले में ये स्थित है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो सुपर पावर प्लांट हुए। अब सिर्फ थर्मल पावर प्रोजेक्ट या थर्मल पावर प्लांट के बारे में 3 नंबर पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत पहला जो आता है वो आता है गिरल थर्मल पावर प्लांट। कौन सा आता है साथियों, गिरल थर्मल पावर प्लांट आता है। ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। और यह राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट तकनीक पर आधारित, लिग्नाइट तकनीक पर आधारित का मतलब समझना कि भाई इसमें लिग्नाइट का भी प्रयोग कर रहे हैं। और लिग्नाइट का प्रयोग करने के साथ में गैसीकरण पावर प्लांट भी है। ये गैसीकरण पावर प्लांट भी है। तो लिग्नाइट और गैसीकरण का जो संयोग इसमें बिठाया गया है, जो आपके गिरल थर्मल पावर प्लांट है साथियों, इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि ऐसा किसी में नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें ही हो रहा है, सिर्फ प्रथम है ये। इसलिए प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित है। ये लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर ये पावर प्लांट स्थित है, आधारित है, सॉरी स्थित क्या है और कहाँ पर स्थित है, गिरल थर्मल पावर प्लांट आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। चलिए दूसरे नंबर पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है आपके बरसिंहगढ़ थर्मल पावर प्लांट, जो आपके बीकानेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बरसिंहसर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो बीकानेर जिले में। तीसरा जो पावर प्लांट आता है वो है कपूरड़ी जालीपा थर्मल पावर प्लांट। ये भी आपके बाड़मेर जिले में स्थित है और ये भी लिग्नाइट कोयले पर ही आधारित है। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि कपूरड़ी जालीपा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है, बाड़मेर जिले में स्थित है साथियों। जो आपके चौथे नंबर पे आता है वो है हाडला थर्मल पावर प्लांट। ये भी आपके बीकानेर जिले में ही स्थित है। हाडला पावर प्लांट भी कहाँ पर है, बीकानेर जिले में ही स्थित है साथियों। नेक्स्ट 5वें नंबर पे आता है गुड़ा थर्मल पावर प्लांट। कौन सा, गुड़ा थर्मल पावर प्लांट है साथियों।
ये भी आपके बीकानेर जिले में स्थित है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी क्या है कि निजी क्षेत्र का ये प्रथम पावर प्लांट है, निजी क्षेत्र का ये प्रथम पावर प्लांट है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि निजी क्षेत्र का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा गुड़ा थर्मल पावर प्लांट निजी क्षेत्र का प्रथम पावर प्लांट है। यह क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि निजी क्षेत्र का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो आंसर क्या रहेगा, बीकानेर जिले में निजी क्षेत्र का प्रथम थर्मल पावर प्लांट स्थित है, जिसका नाम है गुड़ा थर्मल पावर प्लांट। क्लियर है सभी के, ये नोट करके मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जो राजस्थान में सुपर क्रिटिकल, सुपर थर्मल या थर्मल पावर प्लांट है, ये निजी क्षेत्र के उपक्रम नहीं है। जो ये क्या सॉरी इनमें जो निजी क्षेत्र के उपक्रम नहीं है, जो गवर्नमेंट है, उनका संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। चाहे वो क्रिटिकल हो, चाहे वो सुपर हो, या फिर सिर्फ वो थर्मल पावर प्लांट हो। अगर वो सरकारी क्षेत्र के हैं तो उसका जो संचालन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उनका संचालन करती है। तो हमने तीनों ही प्रकार पढ़ लिए, सुपर क्रिटिकल पढ़ा, सुपर थर्मल पढ़ा और थर्मल पावर प्लांट पढ़ा साथियों। अब ये तो सिर्फ कोयले पर आधारित जो पावर प्लांट है उनके बारे में पढ़ा है। अभी हम गैस पर आधारित जो पावर प्लांट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित जो तापीय ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो है आपके रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना। किसका नाम आता है, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना का नाम आता है, जो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना साथियों कि रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना का संबंध किस ऊर्जा से है, तो तापीय ऊर्जा से है। रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जो है यही राजस्थान की प्रथम या राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा इसको विशेष तौर पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो आता है आपके वो है छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना। कौन सी आती है, छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना आती है। छबड़ा कहाँ पड़ता है, 12 जिले में पड़ता है साथियों। तो ये 12 जिले में स्थित है। तीसरा जो है केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना। केशोरायपाटन कहाँ पर पड़ती है, आपके बूंदी जिले में पड़ती है। तो फिर ये केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना भी कहाँ पर पड़ेगी, बूंदी में ही पड़ेगी साथियों। देखिए ये जो केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना है, कौन सी, केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना है, ये निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है। इंपॉर्टेंट है, तापीय ऊर्जा का उत्पादन इससे होता है। देखिएगा राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट कौन सा है, केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बूंदी जिले में। चौथे नंबर पे देखिए तो धौलपुर गैस कार्बाइड परियोजना। कौन सी, धौलपुर गैस कार्बाइड या कंबाइंड भी इसको कहा जाता है। कार्बाइड क्या कंबाइंड है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। तो धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना आपके धौलपुर जिले में स्थित है। इसका संबंध किस प्रकार की ऊर्जा से है, तापीय ऊर्जा से है। और तापीय ऊर्जा से तो है, लेकिन इसका उत्पादन किससे होता है, गैस से होता है। ठीक है, गैसीय परियोजना है साथियों, ये कोयले पर आधारित नहीं है। राजस्थान की दूसरी गैस आधारित तापीय परियोजना है ये आपके, ये जो धौलपुर वाली है ये राजस्थान की दूसरी गैस आधारित परियोजना है। जबकि प्रथम कौन सी है, तो प्रथम आपके कौन सी है साथियों, रामगढ़ जो है, रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर की, ये राजस्थान की पहली गैस परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कौन सी है, धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना, ये आपके कौन सी है, दूसरी गैस आधारित तापीय परियोजना है। और प्रथम कौन सी है, रामगढ़। 5वें नंबर पे आती है अंता प्राकृतिक गैस परियोजना। तो अंता कहाँ पर पड़ता है, आपके अंता 12 जिले में पड़ता है। अतः अंता प्राकृतिक गैस परियोजना भी कहाँ पर है, 12 जिले में है साथियों। देखो राजस्थान में स्थापित केंद्र या भारत सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है जो आपके ये अंता प्राकृतिक गैस परियोजना है। ये राजस्थान में स्थापित भारत सरकार की, मतलब
भारत सरकार की है, ये राज्य सरकार की नहीं है, किसकी है? भारत सरकार की। तो भारत या केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है ये, और राजस्थान प्लस एमपी की संयुक्त है ये। राजस्थान की भी हिस्सेदारी है और एमपी की भी हिस्सेदारी है, लेकिन स्थापित किसने कर रखा है? केंद्र ने कर रखा है साथियों। तो ये अंता प्राकृतिक गैस परियोजना। छठे नंबर पे जो है वो है झामर कोटड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कि आपके उदयपुर जिले में स्थित है। झामर कोटड़ा के बारे में हमने पढ़ रखा है साथियों। झामर कोटड़ा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। तो ये जो झामर कोटड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना है ये भी आपके उदयपुर जिले में ही स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पढ़ने में हालांकि आपको आलस आ रहा होगा, उबाऊ लग रहा होगा, आप कहोगे कि यार ये कैसा टॉपिक ला दिया, कैसे याद करेंगे? तो भैया जी ऐसा है, नौकरी लगना है या नहीं लगना है, दिमाग खोल लो थोड़ा सा। नौकरी लगना है तो चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इन चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता है, नोट्स बना के दे देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते भी है तो डायरेक्टली कि भाई लिखो, इसमें क्या समझाना, ये वहाँ पर स्थित है, इतना इतना है, इसमें क्या समझाऊँ, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यहीं पर याद हो जाए, याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो आपके तापीय ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे आणविक ऊर्जा के बारे में। मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो कि जो हमने तापीय ऊर्जा पढ़ी है साथियों, तापीय ऊर्जा में हमने कोयलों पर आधारित, ठीक है, कोयले पर आधारित जो प्लांट है उनके बारे में पढ़ा। एक तो क्रिटिकल वाला पढ़ा, एक सुपर वाला पढ़ा, और एक सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। ये तीन चीज़ें हमने पूरी पढ़ ली थी। फिर इसके बाद हमने जो गैस पर आधारित जो पावर प्लांट है उनके बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं आणविक ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो जो आणविक ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा इसमें पहला जो आता है वो है रावत भाटा परमाणु विद्युत या शक्ति ग्रह। आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा भी इसको आप कह सकते हो। आणविक ऊर्जा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? परमाणु ऊर्जा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? आणविक ऊर्जा को। तो इसमें जो आपके पहले नंबर पे आता है वो कौन सा है? रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह या रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह। कहाँ पर रावत भाटा कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है साथियों। चित्तौड़गढ़ जिला जो राजस्थान में आपके है, बिल्कुल राजस्थान का गौरव भी जिसको कहते हैं चित्तौड़ को। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह या रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह आपके चित्तौड़गढ़ जिले में आणविक ऊर्जा का केंद्र है साथियों। राजस्थान का आणविक ऊर्जा पर आधारित या परमाणु ऊर्जा पर आधारित प्रथम वह देश का दूसरा शक्ति ग्रह है या देश का दूसरा विद्युत ग्रह है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आणविक ऊर्जा के बारे में। आणविक ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? परंपरागत ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा? आणविक को हमने किस में शामिल कर रखा है? परंपरागत में शामिल कर रखा है, जिसका प्रयोग एक बार होने के बावजूद दूसरी बार आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो देखो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किसकी? रावत भाटा जो परमाणु शक्ति ग्रह है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? तो कनाडा के सहयोग से की गई थी साथियों। किसके सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह की स्थापना 1965 में की गई थी। यह जो रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह है या रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह जो है, ये राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा शक्ति ग्रह है साथियों, या देश का दूसरा या राजस्थान का प्रथम विद्युत ग्रह है। राणा प्रताप सागर बांध के ये किनारे स्थित है। जो आपके रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह है, ये कौन से बांध के किनारे स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध, जो किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, इसके किनारे ये स्थित है। कुल 8 इकाइयों का संचालन इसमें होता है। कितना? कुल 8 इकाइयों का संचालन होता है इसमें। और साथियों जो 8वीं इकाई है इसका संचालन महिलाओं से होता है, मतलब महिलाओं के द्वारा 8वीं इकाई का संचालन किया जाता है। आगे हम देखें तो रावत भाटा परमाणु रिएक्टर भारत की पहली तथा एकमात्र दाबित भारी जल, जिसको गुरु जल भी कहते हैं, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड आधारित परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसका सूत्र है D2O। क्या है साथियों? इसका सूत्र D2O, जिसको भारी जल कहा जाता है। भारी जल का उत्पादन यहाँ से किया जाता है और इसका निर्यात भी किया जाता है भारी जल का। किसको? अमेरिका को इसका निर्यात किया जाता है साथियों। तो देखो
आपको ये याद रखना है कि रावत भाटा मतलब भारत की पहली व एकमात्र कौन सी परियोजना है जिसमें D2O का उत्पादन किया जाता है या भारी जल का उत्पादन किया जाता है। तो जो रावत भाटा आपके परमाणु शक्ति गृह है, ठीक है, रावत भाटा जो परमाणु शक्ति गृह है ये एकमात्र ऐसी जगह है पूरे भारत में जिससे D2O या भारी जल का उत्पादन करके उसका निर्यात अमेरिका को किया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या क्या याद रखोगे? रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का प्रथम है, देश का दूसरा शक्ति ग्रह है परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से। कौन से बांध के किनारे स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध के किनारे। कितनी इकाइयों का संचालन है? 8 इकाइयों का संचालन है। और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है साथियों। भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा है? रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरे नंबर पे आता है बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर। आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आणविक मतलब परमाणु ऊर्जा के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो रावत भाटा है आपके चित्तौड़ में, स्थापना 65 कनाडा के सहयोग से। साथियों इसमें उत्पादन प्रारंभ 1973 में हुआ था रावत भाटा में, ये भी मैं आपको बता दूं 1973 में हुआ था, है ना। बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर की बात करेंगे तो कहाँ पर रहेगा? बांसवाड़ा में रहेगा साथियों। बांसवाड़ा में एक स्थान आता है नायला। कौन सा स्थान आता है साथियों? नायला नामक स्थान आता है जो कि आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। तो बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर जो कि बांसवाड़ा नायला देखो निर्माणाधीन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये निर्माणाधीन है साथियों, मतलब वर्तमान में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसको बनाने का कार्य किया जा रहा है। और यह राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर है। पहला कौन सा है? रावत भाटा चित्तौड़ तो पहला है, और दूसरा बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर है साथियों। इसको बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये निर्माणाधीन है, यहाँ पर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा परमाणु बिजली घर है ये आपके जो परंपरागत जो बिजली के स्रोत है वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। कल की क्लास में गैर परंपरागत को भी हम पूर्ण कर लेंगे साथियों। और आपके ये जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ये कल वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो किस प्रकार लगी क्लास? देखो बहुत ही एक तरह से डीपली जो टॉपिक होते हैं उनमें से एक ये टॉपिक था। बिल्कुल मेरा सिर दर्द होने लग गया उन शब्दों को बोल बोल कर। आप अगर आपको लगता है कि क्वालिटी वाली चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। बेल आइकन ऑन करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।